हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा और वेक्टर में ढेर सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। तो आज हम वेक्टर के की पॉइंट्स को थोड़ा सा एक एट ए ग्लैंस आज देखेंगे। उसके आगे का जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी मैकेनिक्स। तो वेक्टर के का जो मेन की पॉइंट्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं वेक्टर के केस में, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें और नोट भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास हों और सेम मैग्नीट्यूड के हों, एक वेक्टर ए है और वेक्टर दूसरा भी ए है, तो इसका जो और उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री एंगल से होकर जाएगा, यानी इंक्लाइन होगा, ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री एंगल को। और इसकी जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो आएगा, इट विल बी, इसका मॉड इट विल बी a√2। इसी तरह से मान लीजिए दोनों वेक्टर हैं और हमने दोनों को म्यूचुअली 60 डिग्री के एंगल पे लगा दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा r इट इज़ a√3। और यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अब ऐसे यहाँ पे निकालना होगा, वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो r² इज इक्वल टू a² प्लस 2 इंटू a इंटू दोनों के बीच का एंगल cos 60 डिग्री। सो r² इज इक्वल टू 2a² प्लस यहाँ पे 2a² इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू आप कर देंगे, 2 से कट गया। सो r² बिकम्स 3a²। सो एंड दिस गिव्स r इज इक्वल टू √3a। ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ होगी, यानी दो वेक्टरों को म्यूचुअली 60 डिग्री के एंगल पे हम एक्ट करा दें, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी a√3। तो इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास जो दोनों वेक्टर थे और हमने उनको एक दूसरे से 120 डिग्री पे आपने इसको लगाया, म्यूचुअली एक्ट कर रहे हैं ये दोनों 120 डिग्री पे। यहाँ पर भी वेक्टर ए था और यहाँ पर भी वेक्टर है 120 डिग्री पर। अगर आपने इसको वो किया तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इनको बाइसेक्ट करेगा और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा, यानी दोनों वेक्टरों का सेम, जितना मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है उतना ही रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये जो एंगल होगा इट विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ दिमाग में रख सकते हैं। ये तीनों बहुत काम आता है। आप एट ए ग्लैंस इसको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर एक वेक्टर b है और वेक्टर a है, इन दोनों का मॉड वेक्टर b और वेक्टर b प्लस वेक्टर a के मॉड के बराबर हो, तो दोनों जो होंगे वो परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर b इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। तो यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, अगर डिफरेंस का मॉड और उनके योग यानी सम का मॉड अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका भी हम यूज़ बार बार कर सकते हैं, बहुत जगह करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये हमने वेक्टर b बनाया, सपोज दिस इज वेक्टर b एंड सपोज दिस इज वेक्टर a। दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर a। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी वेक्टर b प्लस वेक्टर a। और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हमने किया। और वेक्टर b माइनस वेक्टर a निकालना होगा, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a ये हो जाएगा, इट विल बी वेक्टर b माइनस वेक्टर a। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इन दोनों का ये जो होगा इट विल बी वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a और इन दोनों का जो मॉड होगा इट विल बी सेम, ये हम समझ सकते हैं। तो वेक्टर b और वेक्टर a और वेक्टर b माइनस वेक्टर a और वेक्टर b प्लस वेक्टर a दोनों का मॉड अगर सेम है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो होगा इन दोनों के बीच में वेक्टर b और वेक्टर a के बीच में जो एंगल होगा इट विल बी जस्ट 90 डिग्री। ये आप समझ सकते हो। तो इसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं।
जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वेलोसिटी अगर किसी सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे जहाँ पर एक पार्टिकल है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, वहाँ पर भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है अभी, जैसे यहाँ पे हमने देखा यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, बाद में ये 90 डिग्री एंगल से घूम जाता है, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी इट इज़ v/2, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया हमारा v1 एंड दिस इज़ v2। v1 और v2 दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक्चुअली अगर आप देखें दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे यहाँ पे, तो हमको v2 माइनस v1 निकालना होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे देन इट विल बी v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो यहाँ पे वेक्टर v2 हमने ड्रॉ किया और वेक्टर v1 तो उसकी डायरेक्शन ऊपर है, माइनस ऑफ वेक्टर v1 आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो ये जो होगा दिस इज़ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो इसका अगर हम डेल्टा v इसको बोलें और इसका मॉड अगर आप देखते हैं डेल्टा v इट इज़ v/2। तो अभी हमने देखा जो इसके पहले हमने यूज़ किया था उसका यहाँ पर एप्लीकेशन है जो हमने पढ़ लिया था। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर अगर है और वो चेंज हो रहा है वो केवल डायरेक्शन में और उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फिर हम इन तीनों केसेस को अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा था अगर कोई वेक्टर b है हमारे पास और एक कोई दूसरा वेक्टर a है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b जो होगा इट विल बी b cos थीटा, दैट मीन्स मॉड ऑफ b cos थीटा। और जो मॉड ऑफ b cos थीटा होगा यहाँ पर देखें प्रोजेक्शन वेक्टर, अगर हम देखें प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर b, तो मॉड ऑफ b cos थीटा होगा, इट इज़ मॉड ऑफ b cos थीटा इनटू डायरेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, डायरेक्शन a के अलोंग अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, तो वेक्टर a के अलोंग अगर हम देखेंगे तो a कैप डायरेक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू वेक्टर a अपॉन मॉड a, चूँकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इट इज़ a डॉट b यहाँ पे आएगा। आप देखें इसको अगर हम a डॉट b में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे फिर से एक बार a का मॉड करेंगे, तो a का मॉड यहाँ पे हमने कर लिया और फिर a मॉड b यहाँ पे किया, फिर कॉस थीटा मॉड a पहले से था तो एक बार और मॉड लिखेंगे, इट बिकम्स मॉड a स्क्वायर इनटू वेक्टर a। तो यहाँ से आ गया a डॉट b अपॉन मॉड a स्क्वायर इनटू वेक्टर a। सो दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर b एलॉन्ग वेक्टर a, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी तरह से हम अगर देखें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a एलॉन्ग या ऑन द वेक्टर b, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर अगर देखना है हमको तो दिस इज मॉड ऑफ a cos थीटा इंटू b कैप, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे वही चीज़ वहाँ पे भी करेंगे, तो मॉड b से हमने मल्टीप्लाई किया, मॉड a cos थीटा इंटू मॉड b से मल्टीप्लाई किया, मॉड b से डिवाइड भी किया। यहाँ पे b कैप की डेफिनेशन के हिसाब से वेक्टर b अपॉन मॉड b हमने रख दिया, तो ये चीज़ बन जाता है दिस इज़ a डॉट b अपॉन मॉड b स्क्वेयर इनटू वेक्टर b। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा इस तरह से निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ a cos थीटा इंटू b कैप। तो इसका कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन का में यूनिट वेक्टर आपने लिया। सिमिलरली जब वेक्टर b का वेक्टर a के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला था
तो वेक्टर बी का हमने कंपोनेंट लिया वेक्टर ए के लॉन्ग, और वेक्टर ए की डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, ए कैप से मिलेगी। इसी तरह से वेक्टर ए का वेक्टर बी के लॉन्ग ए कॉस थीटा, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, बी कैप से मिलेगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है वो हम जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट को देखें तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल होगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी हम समझ सकते हैं दोनों के बीच में। अच्छा, अब ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। आपको पता है अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पे ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इम्प्लाइज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल्स टू जीरो। ये चीज़ हमारे पास मिला था। इसी तरह से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखें या वेक्टर प्रोडक्ट को देखते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपने देखा था ए क्रॉस बी था। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास मिली थी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ तक तो हमारा स्केलर ही है और ये चीज़ हमारी वेक्टर आ रही थी। तो जो वेक्टर है वो तो एन कैप है, इसलिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन होगी। तो और एन कैप कौन सा डायरेक्शन होगा, एन कैप किधर मिलता है आपको, वेक्टर है, और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई करेंगे या वो जो प्लेन फॉर्म करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा एन कैप। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो मॉड अगर आप निकालते हैं इट इज़ ए बी साइन थीटा, और आपको पता है कि ए डॉट बी तो स्केलर प्रोडक्ट होता ही है, अगर उसका मॉड लेंगे देन ऑल्सो दैट इज स्केलर, सो ए बी कॉस थीटा। और यहाँ से हम देख सकते हैं वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। ये चीज़ हमारे पास है, यानी यहाँ पे हम एंगल भी निकाल सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। यहाँ से हम दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट अब आपके पास है तो ये भी एक रिलेशन मिलता है। दूसरा, अगर हम स्क्वेयर करके ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन स्क्वेयर करें और ऐड करें, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी, एक्चुअली मॉड नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ए डॉट बी में, क्योंकि वो खुद ही एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों जोड़ेंगे आप, देन वी हैव दिस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। ये चीज़ हमारे पास मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर जो होगा दूसरे वेक्टर के अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उन दोनों केसेस में हमने देखा था कि वहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जीरो मिली थी आपको। अगर दोनों को हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमको जीरो मिली थी। यहाँ पर हम देखें तो अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के या वेक्टर ए एंटी पैरेलल है वेक्टर बी के, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास मिला था। तो अगर ए और बी दोनों पैरेलल होते हैं और हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, अगर बोथ आर पैरेलल, देन वी हैव दिस ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था और इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी से शो हो जाएं, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है,
तो अगर हम ये पैरेललोग्राम फॉर्म करें तो इसका डायगोनल जो होगा वो तो वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को देता है, आपको पता है। और इसका एरिया अगर आप निकालते हैं, दिस इज मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये इसकी दो साइड्स अगर दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी से शो हो रहा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला था इट इज़ हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी हमारे पास था, आपको पता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मान लीजिए यहाँ पे पैरेललोग्राम के हमारे आपके पास कुछ भी नहीं दिया जाता है, ये दोनों वेक्टर पता नहीं है, लेकिन इनके डायगोनल का जो डायगोनल भी वेक्टर होंगे, वेक्टर फॉर्म में अगर दिए जाएं, सपोज दिस डायगोनल इज वेक्टर सी एंड दिस डायगोनल वेक्टर डी, और इस समय आपको इसका एरिया निकालना होगा। दिस इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी क्रॉस डी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is just equal to half of mod of vector c cross vector d, where vector c and vector d are equations of diagonals of this parallelogram। तो यहाँ पे अगर इस तरह से दिया जाए तो हम इस तरह से इसका एरिया फॉर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हम जहाँ यूज़ करते हैं वो टॉर्क निकालने में, एंगुलर मोमेंटम निकालने में, स्पेशली हम जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे, या मैग्नेटिज्म में जहाँ पे भी लॉरेंज फोर्स या किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन में जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है वहाँ पर उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। उस जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, अगर वेक्टर सी हैं, और ये तीनों वेक्टर किसी पैरेललोपाइड की थ्री को टर्मिनस एजेस को शो करते हैं। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो इसका जो वॉल्यूम होता है इट इज़ गिवन बाय बॉक्स ए बी सी, और यहाँ पे हमने देखा था बॉक्स ए बी सी की जो वैल्यू होती है इट इज़ ए डॉट बी क्रॉस सी। अब चूंकि बी क्रॉस सी खुद एक वेक्टर होता है, उसका डॉट ले लिया आपने वेक्टर ए से, अगेन दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सो एज वी नो वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो बॉक्स ए बी सी गिव्स वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड। लेकिन अगर हम इस पैरेललोपाइड को दो भागों में बांट दें, दो भागों में बांट सकते हैं, तो ये एक दो प्रिज्म बन जाएगा, ये प्रिज्म बन जाएगा। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अगर आप प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे देन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मान लीजिए तीन वेक्टर हमारे हैं और वो कोप्लानर हैं, तो किसी भी तरह का पैरेललोपाइड फॉर्म नहीं होगा। इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय दीज थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी कंडीशन में थ्री वेक्टर्स की कोप्लानरिटी चेक कर रहे हैं देन वी हैव टू टेक बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अगर आप बॉक्स में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो बॉक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये हमको पता है। इस तरह की चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो इसका मतलब उससे पैरेललोपाइड फॉर्म होगा ही नहीं, और उस समय इन दैट केस दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय दैट दीज थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम देखें दो वेक्टरों को अगर हम जोड़ना चाहेंगे, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो जब यहाँ पे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो यहाँ पे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है, एंड इट इज़ जस्ट गिवन बाय ए प्लस बी। और अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री जोड़ दिया, 180 डिग्री लिया, माने यहाँ पे हमने उसको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको जोड़ रहे हैं, तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, इट इज़ बी डिफरेंस है। तो जो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड में से कम वाले का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे आप। ये भी चीज़ हमने देखा था। और जो ट्रायंगल लॉ है और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, दोनों एक दूसरे के ही दो फॉर्म हैं, या बोल सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो उसी से वो भी प्राप्त आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी इस तरह से देखा हमने, कभी कभी क्या होता है
कि मान लीजिए हमको एक प्लेन दे दिया, यहाँ पे प्लेन दिया हमने, हमको दे दिया क्वेश्चन में एक प्लेन है सपोज, और एक कोई वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। तो हमको पता है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा अल्फ़ा, वाई से जो बनाएगा बीटा, जेड से जो बनाएगा वो गैमा बनाएगा। तो वो तो एंगल आपको मालूम है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी इट इज़ कॉस इनवर्स ax अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, और ax की वैल्यू 1 होगी, दिस इज कॉस इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पे मॉड a निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 1 14 अंडर रूट 14 सॉरी। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 14 ये आ जाएगा। इस तरह से अगर हम बीटा निकालते हैं देन वी हैव दिस कॉस इनवर्स दिस 2 अपॉन अंडर रूट 14। इसी तरह से अगर हम गैमा निकालते हैं दिस इज कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 14। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये किसी प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। मान लो यहाँ पे ये वेक्टर ए जो है ये सपोज ये एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन से कितना एंगल बनाता है ये पूछ लिया गया। तो हम सबसे पहले ये वाई एक्सिस से जो एंगल आएगा वो बीटा निकालेंगे, फिर एक्स जेड जो प्लेन होगा उससे जो एंगल आने वाला है इट इज़ π/2 माइनस बीटा। सो दिस π/2 माइनस बीटा इज एंगल विच दिस वेक्टर फॉर्म्स विद दिस प्लेन एक्स जेड प्लेन। तो किसी भी प्लेन को से कितना एंगल पे वो वेक्टर इंक्लाइंड है उसको निकालने के लिए जिस प्लेन की बात करी जाए उसके अलावा जो हमारा एक्सिस बचता है उसका वो एंगल निकालना है और फिर π/2 में से माइनस कर देना है। तो इस तरह से हम इसका डायरेक्शन कोसाइन जिसको आप कहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को कि वो किसी प्लेन से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है उसकी वैल्यू हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वेक्टर को हम कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये चीज़ हमने देख लिया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डॉट प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है वो दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालने में होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपने देखा जो केवल मैथमेटिकल यूज़ होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का भी फिजिक्स में यूज़ है, वर्क डन निकालने में, फ्लक्स निकालने में, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सारी चीज़ें, पावर निकालने में, वहाँ पर भी हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्शन में हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है। अगर हम यहाँ पे इनके कॉर्नर्स को भी देख लें, कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स को भी देखेंगे तो भी हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर निकालेंगे उस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, वेस्ट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस आई कैप, नॉर्थ डायरेक्शन में जो होगा वो जे कैप प्लस जे कैप, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा वो माइनस जे कैप। अभी ये जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट, ये कॉर्नर होगा, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में इट इज़ आई प्लस जे बाई रूट 2। थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा आपको। यहाँ पे ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये जो कॉर्नर होगा इट इज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आई माइनस जे, ये यूनिट वेक्टर जो होगा इसके अलोंग जो होगा इस डायरेक्शन में आई माइनस जे बाई रूट 2। ये इस तरह से आप देखें, ये जो हमारा होगा इट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, आई यहाँ पे माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे बाई रूट 2, ये इसका हो जाता है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये डायरेक्शन जो होगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं
तो इट इज़ माइनस ऑफ आई प्लस जे बाई रूट 2, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो ये कभी कभी डायरेक्शन में जब प्रॉब्लम आपसे पूछी जाए तो हम इन यूनिट वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे नॉर्थ में प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर, माइनस जे कैप साउथ में, यहाँ पे ईस्ट में प्लस आई कैप, वेस्ट में माइनस आई कैप, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होगा आई प्लस जे बाई रूट 2, और यहाँ पे जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होगा दिस इज माइनस ऑफ आई प्लस जे बाई रूट 2, एंड इन केस ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज माइनस ऑफ आई प्लस जे अपॉन रूट 2। यहाँ पे इस तरह से ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी हमको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो हम इजीली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दिया जाता है, या तो फोर्स लगा होता है उस डायरेक्शन में या फील्ड होगी, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये दिया कि एक कार जो है वो 10 मीटर ईस्ट पहले जाती है, 10 मीटर ईस्ट, अपने जहाँ से स्टार्ट करती है जर्नी कार वो 10 मीटर ईस्ट गई, 10 मीटर ईस्ट चली गई, उसके बाद वहाँ से 5 मीटर वेस्ट जाती है वेस्ट डायरेक्शन में, फिर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट चली जाती है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ बहुत ही आसानी होगी। 10 मीटर ईस्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 3 पार्ट में हो रहा है, 10 मीटर पहले, फिर 5 मीटर बाद में, फिर यहाँ पे 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे आप समझते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, अभी हमने देखा था ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे है, साउथ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, ये रहा इसके कॉर्नर, ये समझ सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये है साउथ वेस्ट। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम। तो जो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है वो आप देखें S1 में अगर मानता हूँ तो वेक्टर S1 इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट 10 आई कैप, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो S2 है 5 मीटर वेस्ट है, सो S2 इज इक्वल टू वेक्टर S2, वेस्ट की डायरेक्शन किधर है? वेस्ट इधर है, तो इट इज़ माइनस 5 आई कैप। फिर इसके बाद S3 होगी, S3 जो होगा जो थर्ड पार्ट है वो जर्नी का, आप देखें 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आप देखिए ये रहा प्लस जे, यहाँ पे माइनस आई, तो ये आएगा कितना है? ये है 2 मीटर, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे बाई रूट 2, ये रहा आपका तीनों पार्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2 प्लस वेक्टर S3। इस तरह से हम ऐड अप कर देंगे तीनों, सो इट बिकम्स 10 आई कैप प्लस माइनस 5 आई कैप प्लस 2 इंटू माइनस आई प्लस जे बाई रूट 2। तो ये इसको हम रेक्टिफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट कार। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर का इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कार से रिलेटेड, या कोई मोटरसाइकिल या बाइकर होगा वो जाएगा मूव करेगा, या कोई भी इंसेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आई में आई जुड़ता है या घटता है, जे में जे जुड़ता घटता है, के में के जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, बाकी आप कर लेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो जब भी आई के साथ आई को, जे के साथ जे को, के साथ के को एक साथ सॉर्ट आउट करेंगे और इस तरह से हम अपना आंसर पा जाएंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो यूनिट वेक्टर है उसका यूज़ हम डायरेक्शन के रूप में भी करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी होगा क्वेश्चन डायरेक्शन वाला होगा इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब वेक्टर की कड़ी में हम जो हमने पढ़ा उसके जो मेन फीचर हैं हमने उसको एट ए ग्लैंस एक तरह से देख लिया। तो उसमें कुछ और बातें हैं, जैसे अगर हम 2 वेक्टर लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो रिजल्टेंट 0 होगा। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है तो कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। लेकिन